इस वक्त की 5 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर मुख्तार की मौत से जुड़ी हुई। मुख्तार की मौत में जहर वाले आरोप से जुड़ी हुई पहली बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में उसके भाई अफजाल अंसारी ने बड़ा और सनसनीखेज दावा कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। शराब घोटाले में केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत इस वक्त ईडी दफ्तर में हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। कैलाश को पूछताछ के लिए एजेंसी ने ईडी ने समन भेजा था। तीसरी बड़ी खबर आज की दिल्ली जल बोर्ड घोटाले से जुड़ी हुई। आज इस केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। और चौथी बड़ी खबर मिशन 24 के लिए इंडिया वर्सेस एनडीए की सियासी जंग की, जो कि तैयारियां जोरों पर चल रही हैं प्रचार प्रसार की। और पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए पर विपक्ष का वॉशिंग मशीन वाला प्रहार है। लेकिन शुरुआत करते हैं मुख्तार अंसारी की खबर से। तो मुख्तार अंसारी की मौत का मामला गहराता जा रहा है। अब मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने बड़ा आरोप लगा दिया। हमारे पास जहर देने के पुख्ता सबूत हैं, ये कहना है अफजाल अंसारी का। मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाया गया। 26 मार्च को मुख्तार को मेडिकल कॉलेज क्यों भेजा गया, ये सवाल उठाए हैं अफजाल अंसारी। हमारे पास जहर देने के पुख्ता सबूत हैं, ये भी कहा गया अफजाल अंसारी की तरफ से। जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को, जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी नहीं। हम लोग गए वहाँ, वो जेल में हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया। और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है, मेरा पेट में इतनी गैस बन रही है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है। तो अफजाल अंसारी को आपने सुना, उन्होंने बड़ा खुलासा किया और ये दावा किया कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था। मुख्तार अंसारी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, TV9 भारतवर्ष के पास शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है, कार्डियक अरेस्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है, इसमें देख सकते हैं आप, जिसमें लिखा गया है हार्ट अटैक से मौत हुई है। मुख्तार का विसरा सुरक्षित रखा गया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष के पास है और उसमें जो बताई गई है मौत की वजह, वो कार्डियक अरेस्ट बताई गई है, यानी हार्ट अटैक बताई गई है। दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जानकारी निकलकर सामने आई है और मुख्तार अंसारी का जो विसरा है वो भी सुरक्षित रखा गया आगे जांच के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ शामिल है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया है। मुख्तार अंसारी का विसरा सुरक्षित रखा गया है। 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था मुख्तार अंसारी का। 1 PGI, 3 जिला अस्पताल के डॉक्टर इस पोस्टमार्टम में शामिल थे। मेडिकल कॉलेज के 1 डॉक्टर भी शामिल थे। पूरी वीडियोग्राफी कराई गई थी पोस्टमार्टम की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए जा रहे थे। लेकिन इसके उलट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत की वजह बताई गई है वो हार्ट अटैक बताई गई है, दिल का दौरा पड़ना बताई गई है। इसमें जहर का कुछ भी जिक्र नहीं है।
5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था। तो ये जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई है। माफिया मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक आज कर दिया गया, दफना दिया गया है। मुख्तार अंसारी के पैतृक गांव मोहम्मदाबाद में उसे दफनाया गया। मुख्तार अंसारी के जनाजे में बहुत ज्यादा भीड़ थी, भारी भीड़ उमड़ी थी। परिवार की मौजूदगी में मुख्तार को दफनाया गया। जनाजे के रास्ते से लेकर कब्रिस्तान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। गाजीपुर में भारी पुलिस बल तैनात था। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। कितनी बड़ी शख्सियत थी मुख्तार अंसारी की? मुख्तार अंसारी बहुत बड़े यहाँ के मसीहा कह लीजिए, रहनुमा कर लीजिए, या गरीबों के लिए कुछ भी कह लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो नए काम थे जो उन्होंने किया था यहाँ के लोगों के लिए। और यहाँ ही नहीं, पूरे देश में, प्रदेश में कहीं से भी लोग आता जाता था लोग, तो सबकी उन्होंने मदद किया। शुरू से ही उन्होंने जाति धर्म कुछ नहीं दिया। तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि लोग धीरे धीरे जो है अब पुलिस के कहने पे जा रहे हैं। खेतों से, गलियों से, गांव से, जहां से जिसको मौका मिल रहा है वो आ रहा है और अंतिम दर्शन के लिए। एक बात बताएं कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ क्या कहती है? मतलब संदेश की बात। सब मुख्तार अंसारी के चाहने वाले हैं, उन्हीं की आखिरी झलक पाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अब नहीं दिया जा रहा है मिट्टी इन लोग को। शाम को आएंगे फिर नमाज पढ़ने के बाद इन लोग। और आपको बता दें कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया, दफनाया गया, हमारे सहयोगी कुमार कुंदर वहीं पर मौजूद रहे। उनकी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरकार मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी लोगों से इस बात की इल्तिजा कर रहे हैं कि कृपया लौट जाइए, उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। ये देखिए, हाथ में माइक लिए हुए अफजाल अंसारी अनाउंस कर रहे हैं यहाँ से भीड़ अब धीरे धीरे आप लोग खत्म कीजिए। जो मिट्टी डालने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया खत्म हो गई है और कृपया अब आप लोग अपने अपने घर की तरफ वापस जाइए। तो ये जो चूंकि भीड़ को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है, बार बार वो कह रहे हैं लौट जाइए यहाँ से, और ये बार बार लोगों को इशारा भी कर रहे हैं, लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, चुनाव का समय है, बावजूद इसके मुख्तार अंसारी की शख्सियत या फिर अंतिम जनाजे में उमड़ा हुआ जन सैलाब यह बताने के लिए काफ़ी है कि उसकी शख्सियत कितनी बड़ी थी इस इलाके में। डीएम है, एसपी है, सब लोग जो है बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस रिक्वेस्ट की बड़ी वजह यह है कि सबको ऐसा लगता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो कि बाद में परेशानी का सबब बने। लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी बनाया है। और आज जब मुख्तार अंसारी का जनाजा निकाला जा रहा था उस वक्त काफी हंगामा भी देखने को मिला। मुख्तार के घर के पास हुड़दंग जो किया जिन लोगों ने, अब हुड़दंग करने वालों पर गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने बयान दिया है कि जो भी हंगामा कर रहे थे उन पर कार्रवाई होगी, जो भी हुड़दंग कर रहे थे उन पर कार्रवाई होगी। वीडियो के जरिए पहचान की जा रही है, तो कार्रवाई पुलिस ने चालू कर दी है। जिन लोगों ने भी जनाजे से पहले, निकालने से पहले हंगामा किया था या भीड़ बेकाबू हुई थी, उस वक्त वीडियो के जरिए अब जांच की जाएगी। और इस पूरे हंगामे पर गाजीपुर के डीएम और एसपी का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। शांति व्यवस्था बनाकर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांति। जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तो पुलिस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी जिन लोगों ने भी हंगामा किया। और जिस वक्त मुख्तार अंसारी के घर के बाहर हंगामा पनप रहा था वहां संवाददाता हमारे सहयोगी रूपेश कुमार मौजूद थे उस वक्त। देखिए सुबह 8:40 पर रूपेश कुमार की ये रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भारी हंगामा हो गया है। देखिए यहाँ पर पीछे आप देखिए मीडिया वालों के साथ भी हाथापाई और यहाँ पर अटैक की स्थिति, यहाँ पर मीडिया भगाओ के नारे यहाँ पर, और देखिए कैसे कैमरों के साथ हाथापाई और यहाँ पर देखिए मारपीट की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। अब नाराज़गी की वजह क्या है? सबसे पहले तो ये नाराज़ इसलिए हुए कि प्रशासन ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया, मना कर दिया। हालांकि मीडिया लगातार इस बात को कह रहा था कि प्रशासन क्यों इन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखिए यहाँ पर
जिंदाबाद ही नहीं बल्कि मुर्दाबाद के भी यहाँ पे नारे और गुस्सा इनका मीडिया के खिलाफ ही। और ये जिस तरीके से तो देखिए यहाँ पर ये लगाया जा रहा है और यहाँ पर ये नौबत आ गई है। और सामने देखिए पुलिस वाले सब तमाशाई बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या यहाँ पर स्थिति। अब पुलिस वालों के साथ यहाँ पे धक्का मुक्की। हालांकि क्यों आक्रोशित हैं ये पता नहीं है, लेकिन देखिए कैसे दौड़ाने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। मारपीट की नौबत यहाँ पर, कुछ मीडिया वालों पे हमला कर दिया। उसके बाद से पुलिस वाले यहाँ पर पहुँचे हैं। विधायक ने भी कहा कि लोग सब्र रखें, लेकिन यहाँ पर लोग बेसब्र और यहाँ पर अटैक, मीडिया के ऊपर अटैक, मीडिया के कई कैमरों के साथ हाथापाई। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए पुलिस वाले हालांकि बहुत देर तक तमाशाई बने रहे, तमाशा देखते रहे, लेकिन उसके बाद से अब पुलिस वालों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है। पूरे इलाके में भारी तैनाती की गई है। बावजूद इसके ठीक मुख्तार अंसारी के घर के ठीक लगभग 50 मीटर बाहर जहाँ बैरिकेडिंग की गई थी वहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और उसके बाद से क्या हुआ है, क्यों उनको पुलाइजन दिया गया, उनको मारा गया है, तो हम लोगों को क्यों भगा रहे हैं, आप मीडिया पर क्यों हमला कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये स्थिति है। और इसी तरीके से लोग आक्रोशित हो गए अचानक से और उन्होंने सबसे पहला हमला किया मीडिया के ऊपर। क्या नाराज़गी है, क्यों नाराज़गी है, ये कह रहे हैं कि उनको मारा गया है, पॉइजन दिया गया है। सवाल तो हम भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्या, जो कल भी हमने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई साहब से बातचीत की, जो उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है, उनको पॉइजन दिया गया है, वो तमाम चीज़ें मीडिया लगातार दिखला रहा है। लेकिन उसके बावजूद अचानक जो पुलिस को ये अंदेशा था कि कुछ इसमें ऐसे तत्व शामिल हो सकते हैं, अचानक से जो लोग, इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद लोग कल से सब्र बनाए हुए थे, शांति बनाए हुए थे। और जो मन्नू अंसारी हैं, जो मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, उन्होंने भी आकर के लोगों से अपील की कि आप यहाँ पर शांति बनाए रखें। गुस्लू का जो रवायत है वो पूरी हो गई है। लोग घर के लोग, परिवार के लोग स्नान कर चुके हैं और उसके बाद से आगे की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन बावजूद इसके अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमलावर हो गई। ये जो भीड़ है अचानक से हमलावर हो गई, दौड़ाने लगी, मारपीट, हाथापाई की नौबत। पुलिस वाले हालांकि कुछ देर तक तो समझ नहीं पाए और वो तमाशबीन बने रहे, लेकिन बाद में उन्होंने मोर्चा संभाला और लोगों को फिर जैसे तैसे समझाकर या थोड़ी ज़बरदस्ती उनके साथ, पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई की नौबत यहाँ पे पैदा हो गई थी। और आपने देखा होगा किस तरीके से कई मीडियाकर्मी उसमें फंस गए थे, उनके कैमरे फंस गए थे और उनको दौड़ा करके, और इस पूरी गली से यहाँ पर अब ये जो बैरिकेडिंग है, ये जो दूसरी बैरिकेडिंग है यहाँ तक, और यहाँ हालांकि पुलिस वालों ने ज़रूर यहाँ पर बीच बचाव किया है और फिर से एक बार, और यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा था वो कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। तो ये नौबत है। लेकिन ठीक कारण नहीं पता चल रहा है कि आखिर क्यों कल से जो सब्र रखे हुए थे, इनकी एक एक बात को, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से मैंने खुद बातचीत की और उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने जो भी आपत्ति दर्ज की या फिर जो भी सवाल खड़े किए कि जहर दिया गया है, उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, वो तमाम बातें, चाहे मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, उन्होंने जो कुछ कहा, उन तमाम बातों को हमने, या पूरी मीडिया ने हर बात को सिलसिलेवार तरीके से, जो इनके आरोप हों या फिर जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी जवाब आया। तो रूपेश कुमार की रिपोर्ट आपने देखी। उनको, गाजीपुर के लोगों को साफ तौर पर यह लग रहा है कि उनका मसीहा उनके बीच से चला गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और राजनीति की दुनिया से बड़ी खबर। आज बीजेपी पर देश के दो बड़े विपक्षी दलों ने वॉशिंग मशीन के जरिए जबरदस्त प्रहार किया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पवन खेड़ा और टीएमसी के कुणाल घोष वॉशिंग मशीन के साथ आए और कहा कि ये ऐसी मशीन है जिसके इस्तेमाल से विपक्ष का हर दागी नेता बेदाग हो जाता है, बशर्ते वो बीजेपी में शामिल हो जाए। ताजा मामला प्रफुल्ल पटेल को सीबीआई से मिली क्लीन चिट का है, जिन्हें एयर इंडिया से जुड़े एक मामले में सीबीआई से राहत मिली है और इसी राहत को ढाल बनाकर कांग्रेस पार्टी सामने आई और उन्होंने कहा कि वॉशिंग मशीन में दाग धुल जाते हैं। और टीएमसी सांसद कुणाल घोष का बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया गया है। कुणाल घोष की तरफ से वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स की
कड़ी निंदा करते हैं। कुणाल घोष की तरफ से कहा गया, बीजेपी ब्रांड के वॉशिंग मशीन में सब दोष मुक्त हो जाते हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ वॉशिंग पाउडर भी बीजेपी है। एक स्पेशल वॉशिंग मशीन है। ये वॉशिंग मशीन आप देखिए, ये इसका जो ब्रांड है ये भाजपा वाला वॉशिंग मशीन है, और इसका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। तो टीएमसी को तो आपने सुना, लेकिन कांग्रेस का भी बीजेपी पर वॉशिंग मशीन वाला वार ही सामने आया। बीजेपी वॉशिंग मशीन और मोदी पाउडर के जरिए हमला किया गया कांग्रेस की तरफ से। पवन खेड़ा ने मोर्चा संभाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, पवन खेड़ा ने लाइव डेमो भी दिखाया कि वॉशिंग मशीन कैसी है। देखिए जरा ये तस्वीरें, देखिए आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन लेकर पवन खेड़ा सामने आए। उन्होंने कहा ये मोदी पाउडर है। एक डिटर्जेंट पाउडर उनके हाथ में दिखाई दे रहा है जिसमें कहा कि मोदी पाउडर है और इसी पाउडर से इसे साफ करने से भ्रष्टाचार साफ हो जाता है। ये जो दाग होते हैं वो धुल जाते हैं। बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस ने, इसके अलावा टीएमसी की तरफ से भी आरोप लगाया। लेकिन कांग्रेस के पवन खेड़ा ने क्या आरोप लगाया, आपको सुनाते हैं। इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है। पहले देखिए, इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट। देख लिया आपने? तो ये जादू आपको दिखाया। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत से 4 घंटे से पूछताछ हो रही है। ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ईडी दफ्तर में दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ जारी है। समन के बाद ईडी ऑफिस पहुंचे कैलाश गहलोत। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप लगाया गया। तो शराब घोटाले का ये मामला, और शराब घोटाले में केजरीवाल के मंत्री को समन गया था। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप लगा है। पीएमएलए के तहत बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया कैलाश गहलोत को। कैलाश गहलोत के घर रुकता था विजय नायर, नजफगढ़ से विधायक हैं, दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत। उन पर आरोप लग रहे हैं, विजय नायर से संबंध के आरोप लग रहे हैं कि विजय नायर से क्या कुछ कनेक्शन है कैलाश गहलोत का। इसी सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। और एक और बड़ी खबर, कैलाश गहलोत को ईडी समन पर आम आदमी पार्टी का बयान भी आ चुका है। आतिशी ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। गोपाल राय का बयान भी आया है, कल इंडिया जवाब देगा। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे, परसों सौरभ जी को बुलाएंगे, उसके बाद हमारे पंकज गुप्ता जी को बुलाएंगे। एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को समन भी किया जाएगा, चार्जशीट भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ कल 10 बजे यहाँ रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। देश भर से जो इंडिया गठबंधन के एलाइज पार्टियां हैं उनके शीर्ष नेतृत्व रामलीला मैदान में कल आ रहे हैं। कल दिल्ली के लोग उनके साथ मिल करके इस तानाशाही के खिलाफ
लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 4 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, कैलाश गहलोत से पूछताछ की जा रही है। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि कैलाश गहलोत पर आरोप क्या लगाए हैं ईडी के जरिए और किन किन आधार पर, किन किन सवालों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए निधि, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, और इसके अलावा कैलाश गहलोत को आज सुबह ही ईडी की तरफ से सम्मन भेजा गया पीएमएलए के तहत आबकारी घोटाले में, और तकरीबन 11:30 बजे कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच भी गए। तब से उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल कैलाश गहलोत उस जीओएम का हिस्सा थे, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने इस पूरी पॉलिसी को, जो शराब नीति तैयार की गई थी, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। जाहिर सी बात है उसमें कैलाश गहलोत की भी रजामंदी रही होगी। इसके अलावा विजय नायर, जो कि एक मुख्य आरोपी इस पूरे शराब घोटाले का बताया जाता है, और साथ ही विजय नायर पर आरोप है कि वो अरविंद केजरीवाल और के कविता, जो कि साउथ लॉबी को लीड कर रही थी, उन दोनों के बीच की कड़ी थी। यानी कि विजय नायर का अहम रोल था इस पूरी शराब नीति में, और साथ ही इस पूरे शराब घोटाले के अंदर जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक आई थी, वो के कविता ने विजय नायर के जरिए ही आम आदमी पार्टी तक पहुंचाई, और उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी हुआ, ऐसा आरोप लगा। इसके अलावा कैलाश गहलोत का जो सरकारी बंगला था, उसी सरकारी बंगले में कैलाश गहलोत नहीं बल्कि विजय नायर रहते थे, जिन्हें अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी, और साथ ही जो मीडिया सेल है आम आदमी पार्टी का, उसका हेड भी विजय नायर है। तो कहीं ना कहीं जो कड़ियां थी वो कैलाश गहलोत की से जुड़ रही थी। तो ऐसे में ईडी चाहती थी कि कैलाश गहलोत से पूछताछ की जाए। लगातार 8 दिनों से अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर रही है। आज भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ इसी दफ्तर के अंदर कैलाश गहलोत से भी पूछताछ की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे बयान हैं जिनको वेरीफाई करना कैलाश गहलोत से बेहद जरूरी था। बहुत बड़ी जानकारी पीएमएलए के तहत समन किया गया, और पिछले कई घंटों से 4 घंटों से उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत बड़ी जानकारी जितेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं कि जब के कविता और विजय नायर से पूछताछ हुई तो एक अहम कड़ी निकल कर आई कैलाश गहलोत की। अब कैलाश गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि बड़े आरोप उन पर लग रहे हैं। जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। समन भेजने पर आप नेता दिलीप पांडे का बयान भी आया है, अब समन न आए तो आश्चर्य होता है, ये कहना है दिलीप पांडे का। कैलाश गहलोत को समन भेजने पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। समन भेजना अब फैशन बन गया है। अरविंदर लवली की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई, ईडी समन न भेजे तो खाना हजम नहीं होता। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समन न आए, अगर ईडी न नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को 10 बजे जो है पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो प्राइम एक्यूज था उसको आपने बेल भी दिया, उसको आपने पैसे लेके अप्रूवर भी बनाया, और अभी तक भाजपा के किसी भी नेता ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ये नहीं बताया भाजपा ने कि अब भारतीय जनता पार्टी किस नेता को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। आम आदमी पार्टी के मसले में भाजपा के नेता तुरंत आके बताते थे कि अब ये गिरफ्तार होंगे, अभी कोई चुप्पी नहीं। तो असल सवाल से ध्यान भटकाने की ये पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है। हम सब जानते हैं सैकड़ों रेड्स पड़ी, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक सबूत के तौर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला और 1 रुपए की वसूली नहीं दिखा पाई, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। तो वो तो कैलाश गहलोत जी और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो मिलकर तय कर लेगी। मतलब बोलो अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। Summons have been become a fashion in this government. Like sir has said कि जिस दिन जो है कांग्रेस को नोटिस ना आए उस दिन जो है हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं नोटिस आया। ऐसे ही जो है जब तक ये समन ना हुए तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। इनको लगता है आज ये ढूंढते हैं पूरा दिन कि कल किसको समन भेजना है। तो इट हैज बिकम अ फैशन फॉर दिस गवर्नमेंट। तो दोनों नेताओं को आपने सुना, एक तरफ तो दिल्ली शराब घोटाले की फांस है तो दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड घोटाला भी है जिसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ईडी ने 8000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। एनबीसीसी के पूर्व अफसर समेत 5 लोग ईडी के जरिए आरोपी बनाए गए हैं। टेंडर के बदले जगदीश अरोड़ा को घूस मिली है, ये भी ईडी ने आरोप लगाया। अपनी चार्जशीट में ये बात का जिक्र है। और दिल्ली जल बोर्ड से एनकेजी को 38 करोड़ का टेंडर भी मिला है।
और दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, ये जो टेंडर घोटाला, इसमें चार्जशीट दाखिल हुई। क्या बड़ी बातें आइए आपको बताते हैं। चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 8000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। एनकेजी कंपनी और एनबीसीसी के पूर्व अफसर समेत 5 आरोपी इस चार्जशीट में बनाए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के तहत एनबीसीसी के अधिकारी के सर्टिफिकेट के आधार पर ही एनकेजी को टेंडर मिला। एनकेजी ने देवेंद्र मित्तल के लिए ट्रैवल टिकट बुक कराया था। एनबीसीसी के रिकॉर्ड्स में एनकेजी के बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने एनकेजी को 38 करोड़ का टेंडर दिया और ईडी ने यह आरोप लगाया कि 38 करोड़ में से 6.5 करोड़ के करीब यानी 6.36 करोड़ 6 करोड़ 36 लाख रुपए वापस किए और 56 लाख रुपया तेजेंद्र सिंह के जरिए जगदीश अरोड़ा को मिला। 36 करोड़ में से सिर्फ 14 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। जगदीश कुमार अरोड़ा को कुल 3 करोड़ 19 लाख रुपए मिला और 56 लाख एनकेजी से और बाकी इंटीग्रल ग्रुप से मिला था। ये पैसा अरोड़ा ने ही टेंडर जारी किया। टेंडर के बदले घूस ली गई। यहां पर करप्शन का मामला सामने आता है, जिसके तहत बड़ी जानकारी चार्जशीट में निकलकर सामने आ रही है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामला है क्या, कौन कौन इसमें आरोपी बनाए गए हैं ईडी की तरफ से। जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल, तजेंद्र सिंह सीए और इसके अलावा देवेंद्र कुमार मित्तल, पूर्व अफसर एनबीसीसी और एनकेजी कंपनी जिसने घूस ली टेंडर के बदले में। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक तरफ तो शराब घोटाला है, लेकिन दूसरा घोटाला जल बोर्ड का घोटाला है और इसके तहत 8000 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की गई ईडी के जरिए, एक बड़ी बात निकलकर सामने आई कि करप्शन की कड़ी कौन सी थी, किसके जरिए कब टेंडर के बदले करप्शन लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा निधि, अब से कुछ दिन पहले ही इसी घोटाले को लेकर ईडी ने सुबह तकरीबन 11:30 बजे एक साथ दिल्ली एनसीआर के करीब 10 से 11 ठिकाने थे जहां पर रेड की थी। उसमें विभव कुमार का भी एक ठिकाना था जो कि अरविंद केजरीवाल के सचिव बताए जाते हैं, और साथ ही ये जो बुराड़ी का जो प्लांट है वहां पर इनका आवास है। तो और साथ ही जो पूर्व अधिकारी थे दिल्ली जल बोर्ड के, उन तमाम जो अधिकारी थे उनके आवास पर भी ये रेड पड़ी थी। दरअसल आरोप था कि जो बिजली के मीटर बनाए जाते हैं उस कंपनी का जो टेंडर था वो तमाम अनियमितताओं को बरतते हुए दिया गया। 38 करोड़ रुपए का कुल ये घोटाला हुआ, जिसमें जो उस वक्त जो चीफ थे दिल्ली जल बोर्ड के, उनको तकरीबन 3 करोड़ रुपए की रिश्वत पहुंची थी और उन्होंने ये टेंडर एनकेजी कंपनी को जारी किया था। तो इन तमाम आरोपों की जो शिकायत थी, सबसे पहले वो एंटी करप्शन को की गई। एंटी करप्शन ने अपनी जांच पूरी की और उसके बाद ईडी को मामला आगे सौंपा और ईडी ने एंटी करप्शन ब्रांच की जो रिपोर्ट थी उसी के आधार पर अपना ईसीआर यानी कि जो एफआईआर थी वो दर्ज की और आगे की तफ्तीश शुरू की थी। अब फिलहाल इसमें 8000 पन्नों की जो चार्जशीट है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर दी गई है। जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए कि कब ये मामला भ्रष्टाचार की कड़ी से कौन सी कड़ी जुड़ती है दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के तहत, और इसी ईडी के चार्जशीट में खुलासा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आज की। इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर कल इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन है रामलीला मैदान में। लेकिन आईटी का जो एक्शन हुआ है, वित्त मंत्रालय तक मार्च करने की तैयारी थी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया है, जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में इन कार्यकर्ताओं को रोका है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी पर इनकम टैक्स की कार्रवाई के विरोध में आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है दिल्ली में, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि राजेंद्र प्रसाद रोड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बैरिकेडिंग के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती आपको यहां पर दिखाई देगी। किसी भी हालत में इस प्रोटेस्ट मार्च को यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सामने ये नोटिस भी लगाया गया है कि किस तरीके से यहां पर धारा 144 सीआरपीसी जो है वो लागू है और इसके वजह से यहां से कोई भी विरोध प्रदर्शन या इस तरह का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये प्रोटेस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है यूथ कांग्रेस का, ये अभी कांग्रेस का जो कार्यालय है यूथ कांग्रेस का वहीं तक सीमित है। इसके आगे बढ़ने की अनुमति जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं दी जाएगी। हालांकि जो सैकड़ों की संख्या में यहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनका कहना है कि वो सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मोदी सरकार के इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसलिए वो आगे तक जाना चाहते हैं, मार्च करना चाहते हैं।
फाइनेंस मिनिस्ट्री तक भी वो जाना चाहते हैं, लेकिन इस बात की अनुमति उन्हें नहीं मिली है और इस प्रोटेस्ट मार्च को यहीं तक रोक दिया गया है। और एक और बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने कल सोशल मीडिया पर एक गारंटी दे दी और ये कहा कि सरकार बदलने पर ईडी सीबीआई पर ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा किसी को ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। राहुल गांधी ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं गारंटी देता हूं, और इस तरह की बात उन्होंने कही। सोशल मीडिया पर, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया अपनी पुरानी बात उन्होंने जो की, और वो इस बात को लेकर दोहराई कि जितनी भी एजेंसियां ईडी है या सीबीआई है, या अगर हमारी सरकार आई तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये चेतावनी इस तरह से दी गई राहुल गांधी की ओर से। और आपको एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान सामने आया है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का ऐलान, 27 सदस्यीय कमेटी बनी है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मैनिफेस्टो कमेटी बनी है। जो घोषणा पत्र होगा बीजेपी का, उस पर पूरी तरह से मंथन होगा। निर्मला सीतारमण संयोजक है और पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए हैं इस कमेटी के तहत। ये देखिए लिस्ट सामने आ गई है, एक कमेटी तैयार की गई है, 27 सदस्यीय कमेटी है, और इस कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, और उनकी तरफ से मंथन किया जाएगा। पूरे जो सभी सदस्य होंगे उनकी तरफ से मंथन किया जाएगा। देखिए हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है, और इस समिति के तहत, इस कमेटी के तहत राजनाथ सिंह पहला नाम आप देख रहे हैं, दूसरा नाम श्रीमती निर्मला सीतारमण, और ये संयोजक हैं, और सहसंयोजक हैं पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र पटेल, हेमंता बिस्वा शर्मा। ये पूरी 27 सदस्यों की लिस्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नाम है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया गया है। और आमोद राय हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। आमोद, 27 मेंबर्स हैं इसमें, मैनिफेस्टो कमेटी है, लेकिन मंथन अब किस बात का होगा इस कमेटी के तहत? देखिए, सबसे पहले इस मैनिफेस्टो कमेटी को अगर देखें, कंपोजिशन पे ध्यान दें, तो इसमें क्षेत्रीय और जो धार्मिक आधार पे भी संतुलन बनाया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल, असम, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, हर जगह का रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया गया है, नेताओं को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसमें क्षेत्रीय एस्पिरेशन के अलावा मैं आपको बताऊं कि अनिल एंटनी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, तारिक मंसूर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, मनोजीत सिरसा जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं। तो हर वर्ग से जो एक मांग होती है और उनका जो एस्पिरेशन है उसको मीट करने की कोशिश के तहत इस कमेटी को देखा जाना चाहिए। और 27 जो लोग हैं इसमें सारे एक्सपीरियंस और जो सरकार चलाने का जिनकी क्षमता है और जो चलाने का जिनका अनुभव है वैसे लोगों को इसमें रखा गया है। तो कहाँ किस लोगों, किस प्रदेश से, किस क्षेत्र का क्या एस्पिरेशन है, किस वर्ग का क्या एस्पिरेशन है, इसको समाहित करने के लिए ध्यान में रखते हुए इस कमेटी को बनाया गया है। और 15 मार्च तक बीजेपी ने डेट लाइन रखा था कि 1 करोड़ लोगों से व्यक्तिगत तौर पे सुझाव ले लिया जाएगा, तो वो भी काम पूरा हो चुका है। तो अब ये कमेटी बैठकर बीजेपी का जो संकल्प पत्र होगा, जो मैनिफेस्टो होगा, उसका निर्माण इस पर विचार विमर्श करेगी। लेकिन बड़ी बात ये आमोद कि देश के हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है नेताओं का इस कमेटी के तहत।